नमस्कार श्रोताओं। संपूर्ण साहित्य एक गुलदस्ते की तरह है एवं इसमें साहित्य रूपी विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले हैं जो कि अपनी सुगंध से संपूर्ण मानव जगत को सुगंधित करते हैं। तो श्रोताओं, आज मैं वसुधा राजमणि इसी गुलदस्ते का एक पुष्प लेकर प्रथम बार आपके सामने अपनी कहानी का वाचन कर रही हूँ। तो सुनिए। यशपाल जी, जो कि एक महान लेखक के साथ साथ क्रांतिकारी भी थे एवं शहीद आजम भगत सिंह के सहयोगी भी थे, मैं आज उनकी कहानी का वाचन कर रही हूँ। कहानी का नाम है करुणा। तालुकेदार समाज के लोग जगनपुर तालुका के राजा विष्णु प्रताप सिंह को कुछ अद्भुत आदमी समझते थे। कुछ लोग उन्हें साहब कहकर पुकारते थे, कुछ खपती समझते थे और कुछ बैरागी। राजा साहब ने आरंभिक शिक्षा लखनऊ के काल्विन तालुकेदार कॉलेज में पाई थी। अपने अध्यापक के उत्साहित करने से शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ कैम्ब्रिज में एमए तक पढ़ते रहे। तालुकेदारों को ऐसी शिक्षा की भला क्या जरूरत थी। राजा विष्णु प्रताप की आयु 14 वर्ष की थी। तभी उनके पिता राजा नरेंद्र प्रताप सिंह का स्वर्गवास हो गया था। सरकार ने तालुके का प्रबंध कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपुत्र कर दिया था। आयु 21 वर्ष की हो जाने पर राजा विष्णु प्रताप अपने तालुके का प्रबंध संभालने का अधिकार पा सकते थे, परंतु उन्होंने परवाह नहीं की। बोले, अच्छा खासा प्रबंध चल तो रहा है। वे कैम्ब्रिज में पढ़ते रहे और फिर 2 वर्ष यूरोप में बैठे रहे। उनकी माता रानी साहिबा को उनके विवाह की चिंता खाए जा रही थी। लोगों ने अफवाहें उड़ाई कि राजा विष्णु प्रताप जरूर किसी मैम के चक्कर में फंस गए हैं। लेकिन राजा साहब विलायत से लौटकर लखनऊ की कोठी में रहने लगे तो ना कोई मैम आई, ना कोई विशेष भोग विलास का कोई दूसरा चिन्ह दिखाई दिया। राजा साहब लाए थे पुस्तकों के कुछ बक्से, चित्र बनाने का बहुत सा सामान और 2 कुत्ते। प्रगट में राजा साहब को रियासती काम से वैराग्य और रियासती ढंग से चिढ़ जान पड़ती थी। लेकिन छठे छमाही जब कभी हिसाब देखने बैठ जाते तो इस बारीकी से पड़ताल करते कि मैनेजर, पेशकार और अहलकार थर्रा जाते। छोटी से छोटी त्रुटि की ओर संकेत पर जवाब तलब करते। उदारता भी थी परंतु बेपरवाही नहीं। राजाओं का ढंग नहीं था कि या तो हाथी पर बैठा दें या हाथी के पांव तले डाल दें। डांट डपट और गाली गलौज के बजाय उनका चुपचाप घूर कर देख लेना ही काफी था। राजमाता का मन दहलता रहता, यह व्याय नहीं करेगा तो क्या होगा। उत्तराधिकारी के बिना रियासत का क्या होगा। राजा साहब की संगति भी तालुकादार लोगों से नहीं, 2-4 वकील, डॉक्टरों या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों में ही थी। लोग उन्हें आधुनिक और प्रगतिशील विचारों का समझते थे। युवक उन्हें अपनी सांस्कृतिक आयोजनों का प्रधान बनाने लगे। स्कूल कॉलेजों के प्रबंधक उन्हें अपने जलसों का सभापति बनाना चाहते थे। राजा साहब जानते थे कि लोग उन्हें ऐसा सम्मान देकर उनसे आर्थिक सहायता की आशा करते हैं। उन्होंने ऐसे कामों के लिए 10,000 वार्षिक नियत कर लिया था। जब यह रकम समाप्त हो जाती तो वे उत्सव समारोह के प्रधान बनने के निमंत्रण को स्वीकार न करते। राजा साहब से महिला कॉलेज के वार्षिक उत्सव में पुरस्कार वितरण के लिए अनुरोध किया गया था। राजमाता लखनऊ गई हुई थी। राजा साहब उन्हें भी साथ ले गए थे। उत्सव में कुछ लड़कियों ने कविताएं पढ़ीं, कुछ ने संगीत सुनाया, 1-2 नृत्य भी हुए और फिर राजा साहब ने पुरस्कार बांटे। कई पुरस्कार थे और अनेक लड़कियों ने, विशेषकर युवा लड़कियों ने, पुरस्कारों को कई ढंग से स्वीकार किया। उनकी पोशाकें भी आकर्षक थीं। कोई लड़की पुरस्कार लेने के लिए आशंकित होकर सामने आई, कोई लजाकर और किसी ने निर्भय आंखें मिलाकर पुरस्कार लेकर धन्यवाद दे दिया। पुरस्कार पाने वाली लड़कियों में एक थी बीए क्षेत्र की श्रेणी की संतोष। बिल्कुल सफ़ेद ब्लाउज और सफ़ेद धोती पहने, आंखें झुकाए परंतु बिना झिझके उसने पुरस्कार में दिया जाने वाला पुस्तकों का बंडल विनयपूर्वक ले लिया और संकेत से धन्यवाद प्रदर्शन कर लौट गई। राजा साहब का संतोष से पहला कोई परिचय नहीं था, परंतु उसके चेहरे पर नज़र पड़ने से उन्हें कुछ याद आ गया।
उत्सव समाप्त होने से पहले उनकी दृष्टि दो एक बार उसकी ओर भी गई। पुरस्कार वितरण के उत्सव के एक सप्ताह बाद राजमाता प्रातःकाल की पूजा समाप्त कर राजा साहब के कमरे में प्रसाद और आशीर्वाद देने आई थीं। राजमाता अपनी पूजा में नित्य भवानी से बहू का मुंह दिखाने का वरदान मांगती थीं। राजा साहब ने उन्हें जरा बैठ जाने के लिए कहा और बोले, अम्मा जी, उस दिन महिला कॉलेज के जलसे में एक लड़की देखी थी। अगर उसके ब्याह की बातचीत कहीं ना चल रही हो, तुम बात करके देख सकती हो। राजमाता का कलेजा बल्लियों उछल पड़ा। कौन सी बेटा? राजा साहब ने माँ को जरा शांत होकर बात सुन लेने के लिए कहा, मगर ज़रूरी बात यह है कि आप लड़की या लड़की के परिवार वाले ही लड़की से यह ज़रूर पूछ लें कि वह किसी दूसरे से तो ब्याह करना नहीं चाहती। यदि उस लड़की का ब्याह दूसरी जगह तय नहीं हुआ है तो मैं उससे ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। और राजा साहब ने बता दिया, उस लड़की का नाम संतोष है, बीए में पढ़ती है, उसे सबसे अच्छा निबंध लिखने के लिए इनाम मिला था। इसमें जाति पाति का बखेड़ा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। विवाह में सिविल मैरिज के ढंग से करूँगा। राजा साहब ने ऐसी बातें 6-7 वर्ष पहले की होती तो राजमाता को प्रत्येक बात पर आपत्ति होती, परंतु इस समय तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो भवानी ने ही उनकी प्रार्थना पूरी की हो। राजमाता ने आंखें मूंदकर भवानी को स्मरण कर हाथ जोड़े और उसी समय मोटर में बैठकर लड़की का पता लेने के लिए कॉलेज की प्रिंसिपल से मिलने चल दी। संतोष के मामा फेडरेशन बैंक के मैनेजर थे। राजमाता के प्रस्ताव पर संतोष की मामी के मन में केवल एक आपत्ति उठी, हाय, हमारी निर्मला संतोष से कहीं अच्छी है, 6 महीने बड़ी भी है, पर वह तो उस जलसे में गई ही नहीं थी। निर्मला महिला कॉलेज की अपेक्षा अधिक अच्छे समझे जाने वाले और खर्चीले आईटी कॉलेज में पढ़ती थी। मामी को इस बात का संतोष भी हुआ कि भांजी की शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस तरह बिना किसी खर्च के पूरी हो जाएगी। इतने बड़े राजा साहब को दहेज का क्या लाभ होगा? शादी भी अदालती शादी होगी तो बारात और दूसरे मेहमानों के झगड़े से भी बचे, बस एक पार्टी दे देंगे। राजमाता ने लड़की से उसकी इच्छा पूछ लेने की बेहुदा बात उठाई ही नहीं। भले घर की लड़कियों से क्या ऐसी बातें कहीं पूछी जाती हैं? संतोष के मामा मामी उसकी अनुमति की बात क्या पूछते? मामी ने संतोष को इतना जरूर सुना दिया, पिछले जन्म में तूने क्या पुण्य किए थे, माता पिता बचपन में ही छोड़ गए, फिर भी खूब पढ़ लिख लिया और अब राजघराने में जा रही हो, राज करोगी। कहते हैं 13 गांव की रियासत है, 2 लाख सालाना की आमदनी है, ननद जेठानी देवरानी का भी कोई झगड़ा नहीं है। संतोष ने इस विषय में कभी कुछ सोचा ही नहीं था। अब यही सोचा कि इतने बड़े घर जाकर वह क्या करेगी, कैसे अपने आप को संभालेगी। राजा लोगों के यहाँ जाने कैसे ढंग और रिवाज होंगे। उसने सुना था कि राजा रजवाड़ों के यहाँ 20 दासियाँ होती हैं, भयंकर पर्दा होता है, चारों ओर अनाचार और अत्याचार होता है। सोचकर शरीर में कपकपी आ गई। परंतु यह भी सुना कि यह राजा साहब बिल्कुल नए ढंग के बहुत साधु आदमी हैं। विवाह अदालती ढंग से हुआ, परंतु हुआ बैंक के मैनेजर शिव प्रसाद श्रीवास्तव के बंगले पर ही। विवाह के समय या पार्टी के समय ससुराल की कोठी पर पहुंचकर राजमाता ने संतोष को छाती से लगा लिया, सिर चूमकर प्यार किया और आशीर्वाद देकर कहा, बड़ी प्रतीक्षा कराई तूने, मुंह दिखाया मेरी बेटी। संतोष थक गई थी। वह दिए गए कमरे में कोच पर लेट गई। मैं आ सकता हूँ, कहकर राजा साहब भीतर आ गए। संतोष सहम कर सिर झुकाए बैठ गई। राजा साहब उसके समीप कोच पर ही बैठ गए और धीमे स्वर में बोले, हम दोनों को पूरा जीवन एक साथ बिताना है, इसलिए हम दोनों का आपस में परिचित हो जाना आवश्यक है। संतोष ने सिर झुकाए मौन स्वीकृति दी। राजा साहब कहते गए, विश्वास है तुम्हारी राय तुमसे पूछ ली गई होगी और यह विवाह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं किया गया, क्यों? संतोष ने घबराकर तुरंत इनकार में सिर हिलाया और मन में सोचा कि कितनी कठोर बात कर रहे हैं। राजा साहब ने फिर कहा, व्यर्थ का संकोच हम लोग कब तक करेंगे? हमें बातचीत तो करनी ही होगी, हमें एक दूसरे से परिचित हो जाना चाहिए, है ना? संतोष ने सिर झुकाकर हामी भर ली। राजा साहब ने फिर कहा, तुम मुझसे बिल्कुल अपरिचित हो, परंतु मैंने तुम्हें पुरस्कार वितरण के जलसे में देखकर पहचान लिया था। तुम्हारी एक तस्वीर मेरे पास है। संतोष बिल्कुल घबरा गई। क्या कह रहे हैं? कैसी तस्वीर?
मैंने अकेले कब तस्वीर खिंचवाई? यह शुरू में ही क्या होने वाला है? कैसे आदमी है? वह सिहर उठी। क्या उत्तर देती? राजा साहब का स्वर कुछ और कोमल हो गया। वह तस्वीर देखोगी? दिखाऊं? संतोष ने भाई का सामना करने के लिए धड़कते हुए हृदय को संभालकर सिर झुकाकर स्वीकृति दी। राजा साहब ने फिर अनुरोध किया, मुंह से बोलो तो लाऊं। दिखाइए। पूरी शक्ति लगाकर केवल होठों के शब्द से संतोष ने उत्तर दिया, अभी लाता हूं, कहकर राजा साहब दूसरे कमरे में चले गए। संतोष के मस्तिष्क में आंधी आ रही थी। सोच रही थी, क्या अभी कॉलेज से आते जाते किसी ने छिपकर मेरी तस्वीर ले ली? कैसे लोग होते हैं? क्या होने वाला है? राजा साहब एक एल्बम लेकर लौटे। संतोष के मस्तिष्क और हृदय पर हथौड़े चल रहे थे। कोच पर बैठकर राजा साहब ने एल्बम खोला और संतोष के सामने कर दिया। एल्बम के काले मटियाले कागज पर पोस्ट कार्ड के आकार की 3 तस्वीरें एक साथ लगी हुई थीं। तीनों के नीचे क्रमशः लिखा था, ममता, करुणा और श्रद्धा। संतोष के मस्तिष्क में घूम रहे बादलों की घटा छट गई और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तीनों तस्वीरें प्रायः मिलती जुलती थीं। वह समझ गई कि किसी बहुत बड़े विदेशी चित्रकार की बनाई तस्वीरों के फोटो थे। रूप बहुत ही सुकुमार और चेहरे पर ममता, करुणा और श्रद्धा के भाव भी उतने ही व्यक्त थे। चित्र बहुत प्यारे थे। राजा साहब ने बीच की तस्वीर की ओर संकेत कर फिर पूछा, है ना तुम्हारी तस्वीर? संतोष ने इनकार में सिर हिला दिया, पर अपनी इतनी सुंदर तस्वीर और उस तस्वीर के प्रति राजा साहब का आदर देख मन गर्व से गदगद भी हो गया। नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तस्वीर है, राजा साहब ने आग्रह किया। विश्वास नहीं आता हो तो आईने के सामने जाकर मिला लो। संतोष ने स्पष्ट इनकार में सिर हिलाया। अपनी तुलना इतने सुंदर रूप से किए जाने से बहुत अच्छा तो लग रहा था। राजा साहब ने कहा, नहीं, तुम्हारी ही तस्वीर है। मैंने तुम्हें देखा तो तुरंत पहचान गया कि इसकी तस्वीर मेरे पास है। वैसे ही रूप और तुम्हारे हृदय के भाव भी तुम्हारे चेहरे पर कितने स्पष्ट थे। संतोष के मस्तिष्क में दूसरा चक्कर आ गया। उसकी आंखों के सामने राजा साहब का रूप बदल गया। कृतज्ञता में उसका सिर झुक गया। राजा साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसे कब तक शर्माओगी? क्या मुझसे बात करने को मन नहीं चाहता? संतोष ने लज्जा से सिर झुका लिया। राजा साहब ने कहा, अच्छा, एक बात का फैसला हो जाए, मैं तुम्हें करुणा पुकारूंगा, ठीक है? संतोष बोल ही नहीं पा रही थी। मुख से शब्द ही तो नहीं निकल सकते हैं, हृदय निकलकर बाहर तो नहीं आ सकता। वह चाह रही थी कि अपना हृदय निकालकर इस देवता के चरणों में रख दे। वह सोफा से सरककर फर्श पर आ गई कि राजा साहब के चरणों में सिर रखकर अपने भाव प्रकट कर दे। राजा साहब ने संतोष को बाहों में संभाल लिया। यह ठीक नहीं है करुणा, बोलो ना, तुम मुझे क्या पुकारोगी? संतोष का सिर राजा साहब के घुटने पर टिक गया। बड़े यत्न से उसने होठों से कहा, मेरे देवता। देवता नहीं, राजा साहब ने समझाया, हम दोनों जीवन भर के मित्र, साथी और प्रेमी हैं, है ना? संतोष ने अपना माथा राजा साहब के घुटनों पर टिका दिया। वह उनके चरणों में समर्पण हो जाना चाहती थी, पर वे उसे अपनी बाहों से रोके हुए थे। इस विवशता ने उसके सुख को कितना अपार कर दिया था। कुछ ही क्षण में इस अपरिचित व्यक्ति से वह कितना अगाध प्रेम करने लग गई। राजा साहब ने करुणा को फिर सोफे पर बैठाकर कहा, करुणा, क्या बताऊं, कुत्ता बहुत चिल्ला रहा है। संतोष को एक छोटे कुत्ते के पीड़ा से क्यों क्यों करने का आर्त स्वर सुनाई दिया। राजा साहब ने बताया, पड़ोसी के 1 बरस के बच्चे ने खेल खेल में इसकी आंख में लकड़ी मार दी, बहुत खून बहा। राजा साहब कुत्ते को गोद में लिए आए। कुत्ते की एक आंख और सिर पट्टी में लिपटा था। वह राजा साहब से लिपटा जा रहा था। राजा साहब उसे पुचकार रहे थे। राजा साहब की करुणा देखकर संतोष का हृदय उमड़ आया। उसने आगे बढ़कर कुत्ते को गोद में ले लेना चाहा। राजा साहब ने कहा, नहीं, अभी तुम्हें पहचानता नहीं है, नहीं मानेगा। राजा साहब बहुत देर तक कुत्ते को सहलाते रहे। मालिक के स्पर्श से कुत्ते को सांत्वना मिल रही थी, परंतु पीड़ा का जोर होने पर वह बार बार रो उठता था। संतोष राजा साहब की इस अद्भुत करुणा को मुग्ध दृष्टि से देख रही थी।
कुत्ते को फिर व्याकुल होता देखकर राजा साहब उठे और उन्होंने डॉक्टर को फोन कर राय ली। क्या एस्प्रिन या कोई और दवाई उसका दर्द रोकने के लिए नहीं दी जा सकती? डॉक्टर ने कोई दवाई बताई थी। राजा साहब ने दवाई का नाम लिखकर चौकीदार को दिया। जाओ, जहां से मिले यह दवाई लाओ। चौकीदार को लाठी लेकर अंधेरे में जाते देखकर राजा साहब ने टोका। नहीं, रात में ऐसे कहाँ जाओगे? ड्राइवर को कहो गाड़ी में जाकर दवाई ले आए। संतोष देख रही थी, जाने क्या क्या सोच रही थी और पल पल में श्रद्धा के सागर में गहरी उतरती जा रही थी। रात 1:30 बजे के बाद कुत्ता सो गया तो राजा साहब को फुर्सत मिली। राजा साहब ने संतोष के दोनों कंधों पर हाथ रखकर क्षमा सी मांगी। करुणा, मेरी इस बेवकूफ़ी से परेशान तो नहीं हो गई तुम? आनंद और संतोष से विभोर होकर संतोष ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, नहीं। राजमाता अपनी चांद जैसी बहू से बहुत संतुष्ट थी, परंतु इस बात का शोभ था कि अपने एकमात्र पुत्र के विवाह पर वे मन का कोई उत्साह पूरा नहीं कर सकी थी। कब से जिद कर रही थी कि लखनऊ में राजा साहब ने सब कुछ अपने साहबी तरीके से कर लिया, परंतु रियासत में वे प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगी? वे रियासत में जाने पर कुछ ना कुछ तो करेंगी। अहलकार, कामी कम्मी और नेक की उम्मीद करने वाले लोगों के साथ अन्याय क्यों हो? रियासत की रानी को एक बार 4 दिन के लिए तो अपने घर जाना ही चाहिए, फिर चाहे लौटकर लखनऊ ही रहे। प्रजा क्या जानेगी कि उनकी रानी है या नहीं? राजा साहब को माँ के उपवास के डर से उनकी बात भी माननी पड़ी। होली पर रियासत में जाने की बात पक्की हो गई थी। राजमाता मुंशी जी को लेकर संचित से जलसे की तैयारी की बात करती रहती थी। संतोष को देहात का कुछ परिचय नहीं था, उतना ही परिचय जितना पुस्तकों और उपन्यासों से हो सकता है। वह स्वच्छंद वातावरण और प्रकृति की शोभा में जाने की बात सोच रही थी। यह भी ख्याल था शायद वहाँ पर्दे के अदब कायदे निभाने होंगे, रानी बनकर जाने कैसा व्यवहार करना होगा। राजमाता कुछ दिन पहले ही रियासत में जा चुकी थी। राजा साहब और संतोष के पहुंचने की तारीख निश्चित थी और उस दिन उनके स्वागत के लिए राजमहल के सामने रियासत के स्कूल के लड़कों और प्रजा के एकत्र होने की बात थी। राजा साहब ने संतोष से बात की। करुणा, इतने लोग भीड़ भड़क्का करके खुद परेशान होंगे और हमें भी परेशान करेंगे, इससे क्या फायदा होगा? हम 2 दिन पहले ही चले जाएं तो क्या हर्ज? संतोष राजा साहब की आडंबरहीन सादगी पर और भी निछावर हो गई। ना कहना तो वह जानती ही ना थी। राजा साहब और संतोष बहुत बड़ी शेवरलेट गाड़ी में खूब तेजी से लखनऊ से 72 मील दूर जगनपुर की ओर चले जा रहे थे। पक्की सड़क पर 55 मील 1 घंटे में चले जाने के बाद मोटर कच्ची सड़क पर चलने लगी। मोटर के पीछे धूल की ऐसी घटा उठ रही थी कि उसके बीच से कुछ दिखाई नहीं दे सकता था। गाड़ी के धीमे चलने पर भी ऐसे हिचकोए लगते थे कि शरीर उछल उछल जाता। सूर्यास्त का समय हो रहा था। ढाक फूल कर जंगल लाल हो रहे थे। कहीं कहीं सरसों के फूले हुए खेत आ जाते थे। संतोष आंखें फैलाकर इन नई चीज़ों को देख रही थी। सड़क के किनारे टेढ़ी मेढ़ी कच्ची दीवारों और फूस के छप्परों से छाए गांव दिखाई दे जाते थे। कहीं फूस और उपलों के स्तूप। गांव के समीप से जाते समय गोबर की अथवा दूसरी दुर्गंध गाड़ी के बंद शीशों के भीतर भी आ जाती थी। मोटर को देखने के कौतूहल में नंगे बच्चे, लड़के और लड़कियां, सूखे सूखे काले हाथ पांव और फूले हुए पेट लिए रास्ते के दोनों ओर खड़े होते थे। संतोष को उस ओर देखते राजा साहब ने धीमे से कहा, यह है हमारे गांव की शोभा। और फिर कुछ सोचकर बोले, और इन्हीं गांवों की पैदावार पर सड़कों की, शहरों की सब शोभा और ठाठ है। यह गाड़ी भी जिसमें बैठे हम इनके पास से गुजरते हुए अपनी नाक दबा रहे हैं। संतोष लजा गई। नाक पर रखा रूमाल हटा लिया। उसने श्रद्धा से फैली हुई आंखों से राजा साहब के चिंतित चेहरे की ओर देखा और सोचा, कितने विचारवान हैं ये। मोटर रियासत में राजमहल के सामने पहुंच गई। अभी अंधेरा घना नहीं हो पाया था। मोटर को देखते ही खलबली मच गई। राजा साहब उस हलचल की उपेक्षा कर संतोष को साथ ले भीतर चले गए। सुबह संतोष की नींद जल्दी ही खुल गई। राजा साहब के कमरे महल की 3री मंजिल पर थे। नींद खुलते ही संतोष के कान में पहला शब्द पड़ा कोयल की कूक का।
उसका मन यूं भी प्रफुल्ल था। अपने घर, अपने राज्य में अपनी प्रजा का आदर पाने के लिए आने की भावना मन में थी। उठते ही कोयल की कूक कान में पड़ने से उसके होठों पर मुस्कान आ गई। बिना आहट किए वह पलंग से उठी और प्राकृतिक शोभा की झलक पाने के लिए खिड़की की ओर चली गई। संतोष को अचानक एक और शब्द सुनाई दिया, किसी के पीड़ा से चिल्लाने का आर्तनाद। एक सिहरन सी अनुभव हुई। उसकी नज़र महल के नीचे सिमट आई। बाईं ओर महल के साथ खिंचे छोटे से अहाता की कार्यवाही ऊपर से दिखाई दे रही थी। पीड़ा में चिल्लाने की है आवाज़ वहीं से आ रही थी। संतोष ने सांस रोककर उस ओर देखा और फिर ध्यान से देखा कि कई आदमी विचित्र पीड़ित अवस्था में झुके हुए अपनी टांगों के नीचे से बाहें निकालकर अपने झुके हुए सिर में से कानों को पकड़े मुर्गे बने हुए थे। आसपास कमर में चपरासियों जैसी पेटियां बांधे कुछ लोग खड़े थे। जमीन पर गिर पड़े एक आदमी को एक चपरासी डंडे से मार रहा था और मार खाने वाला आदमी गला फाड़कर दया के लिए चिल्ला रहा था। संतोष कांप उठी, अधीर होकर पुकार उठी, देखिए देखिए। वह राजा साहब के पलंग की ओर झपटी। राजा साहब की नींद टूट चुकी थी। वे उठकर आंखें मल रहे थे। संतोष की पुकार सुनकर वे चौंके और उसकी ओर देखा। उसे खिड़की की ओर से आते देख और सुबह के सन्नाटे में नीचे से आती चिल्लाहट सुनकर उनका विस्मय का भाव जाता रहा। स्थिति समझकर उन्होंने कहा, करुणा, उधर नीचे कचहरी की तरफ मत देखो, यह सब तो रियासतों में होता ही रहता है। वहां नीचे? संतोष की सांस रुक रही थी, बोल नहीं पा रही थी। हाँ, मैं समझता हूँ, शायद इस जलसे वलसे की वसूली की बात होगी या लगान नहीं दे पाए होंगे। तुम उधर मत देखो करुणा, यह तो होगा ही, स्नेह से राजा साहब ने समझाया। पर आप तो दया, संतोष ने हाफते हुए कहना चाहा। हाँ, पर इन बातों में दया की गुंजाइश कहाँ है? इसी व्यवस्था पर तो हमारा अस्तित्व है। शहद खाना है तो मक्खियों से छीनना ही पड़ेगा। करुणा, दया कर सकने का साधन भी तो इसी से आता है। संतोष सिर पकड़कर फर्श पर बैठ गई। यह सब शायद उसके रियासत में आने की खुशी मनाने के लिए हो रहा है। राजा साहब ने फिर स्नेह से पुकारा, करुणा। यह संबंध सुनकर संतोष का मन चाहा कि अपना सिर फर्श पर पटक दे। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको आज की कहानी? यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।